प्यारे विद्यार्थी, यह वीडियो कक्षा 10वीं गणित विषय के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको 2, 3 और 4 अंक वाले प्रश्न बताएंगे, वो भी हल करके एक एक समझाएंगे। वो अध्याय वाइज हम बताएंगे, जिससे आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी रहेगी। और इसके पहले हमने वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों का वीडियो उपलब्ध करा दिया है, तो उस वीडियो को प्लेलिस्ट पर देख लीजिएगा, या इसी वीडियो के हम एंड में लगा देंगे, तो उससे आप देख सकते हैं। प्यारे विद्यार्थी, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी इसी प्रकार के उपयोगी वीडियो मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, वास्तविक संख्याएं। तो पहले लिखिए 2 अंक वाले प्रश्न देखते हैं। इस अध्याय से 2 अंक वाले प्रश्न भी आएंगे। पहला प्रश्न है, व्याख्या कीजिए कि संख्याएं 7 × 11 × 13 धन 13 और दूसरी संख्या 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 धन 5 भाज्य संख्या क्यों। तो इसको अपन कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे हल, और जो पहली संख्या ये है अपन ये देखते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए आप पहली संख्या, क्योंकि इसमें सवाल में दिया है ना 2 संख्या है, तो पहली संख्या आप लिखना है। यहाँ पर पहली संख्या कौन सी दी गई है भाई, दी गई है 7 × 11 × 13 धन 13, ऐसा ही दिया है ना। अब यहाँ पर देखिए, इतना अगर एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, तो यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है। तो हम ऐसा करते हैं कि ये 13 यहाँ से कॉमन निकाल दिए, तो यहाँ क्या बचेगा, 7 बचा, यहाँ क्या बचा 11, ये 13 तो हट गया, ये कॉमन निकाल लिए, प्लस यहाँ 1 बचा है ना। अब इसको आगे हल करें अगर अपन, तो कैसा हो जाएगा, ये 13 यहाँ रहेगा और अंदर 11 में 7 का गुणा 77 हुआ, 77 और 1 ये, तो 77 और 1 कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा ना यहाँ पर। तो कितना बन जाएगा, ये 13 × 78, ठीक है ना, ऐसा हुआ। अब स्पष्ट हो गया कि यह संख्या 13 से और 18 से भाज्य है, इसलिए यह संख्या भाज्य है। तो यहाँ लिखेंगे अतः यह संख्या भाज्य है, संख्या भाज्य है। और आप डिटेल में लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं कि 13 से और 18 से स्पष्ट रूप से भाज्य है। इसी प्रकार आप दूसरी संख्या के बारे में भी ऐसा लिख दीजिएगा। लिखेंगे दूसरी संख्या क्या है भाई, दूसरी संख्या लिखी हुई है 7 × 6 × 5, सेम करना है, × 4 × 3 × 2 × 1 और धन 5। अब यहाँ भी 2 पार्ट हो गए, एक इतना समझ लीजिए, इतना और इतना। तो यहाँ से आप क्या कॉमन निकाल सकते, देखिए 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 5 को आपको कॉमन निकाल लेना है। देखिए कैसे करेंगे अपन इसको, यहाँ सब निकाल रहे हैं, 5 को ये कॉमन निकाल दिए, तो यहाँ कितना बचा, 7 बचा, 6 बचा, 5 तो निकल गया है, × 4 × 3 × 2 × 1 और धन 5 बाहर निकल गया, तो यहाँ इसका गुणांक 1 बचा, ठीक है। अब इसको आप हल कर दीजिएगा पूरा, यहाँ 5 तो रहेगा और इसका आप गुणा कर दीजिएगा। तो जब इसका गुणा करेंगे तो इसका गुणा 7×42, फिर 4 का गुणा उसमें 42 में, फिर 3 का गुणा, फिर 2 का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 1008 और यहाँ लिखा हुआ +1, ठीक है ना ये। अब ये देखें, एक इसमें जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ मैं लिख दूँ, आपको इसके नीचे लिखना है, 5 लिखेंगे और गुणित ये हो जाएगा 1009। तो 1009 यानी 5 से भी भाग जा रही है इस संख्या में और 1009 का भी जा रहा है, तो अतः यह संख्या भाज्य है ना। तो लिख सकते हैं, इसमें भी लिखेंगे अतः यह संख्या क्या है, यह संख्या भाज्य है ना, स्पष्ट है, भाज्य है, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ देखिएगा जो नेक्स्ट सवाल है, तो इसमें देखना है, यहाँ पर HCF दिया है और अपन को LCM निकालना है ना। पूरा मैं बता दूं किस टाइप से सवाल यहाँ लिखा हुआ है कि HCF 306 और 657 = 9, पहली संख्या दूसरी संख्या का यहाँ पर क्या दिया है, HCF, और LCM इन्हीं दोनों का पूछा है। तो आप इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ लिखेंगे हल। आप एक सूत्र जानते होंगे, कौन सी सूत्र होता है, ये सूत्र होता है ना LCM × HCF बराबर क्या होता है, पहली संख्या, ये सूत्र को याद रखिएगा, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, ये सूत्र ही होता है, ठीक है ना ये। तो अब यहाँ पर देखें,
अपन को क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम तो नहीं मालूम, लिखे रहने दें एलसीएम गुणित एचसीएफ इन दोनों का कितना है, एचसीएफ कितना है इनका ये निकाल के बताएगा 9, तो यहाँ लिख दिए 9। और पहली संख्या कितनी है 306, ठीक है, गुणित दूसरी संख्या कितनी है 657 ये। अब आपको एलसीएम निकालना है ना, एलसीएम निकालना है, किन का निकालना है, इन्हीं दोनों संख्या का। तो एलसीएम 306 और 657 बराबर कितना हो जाएगा, यानी इन दोनों का एलसीएम निकालना है, इसलिए हमने कोष्टक में यहाँ लिख दिए। ये 9 का यहाँ पक्षांतर होगा तो 9 इसके बटे में चला जाएगा, यानी 306 बटे 306 गुणित 657 बटे में 9। अब 9 का इसमें भाग दे देंगे तो 9 एकम 9 और 9 तिया 27, ठीक है, 9 तिया 27, 3 बच गए और ये 6 तो 36 हुआ ना, तो 9 चौके 36, यानी ऊपर 34 आ गया। अब इसका 34 में 657 का गुणा आपको कर देना है ना। तो इसका गुणा करने पे कितना आ जाएगा, 22,338 आ जाएगा, है ना। आप चेक कर लीजिएगा, और 22,338 ये, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। ये इस टाइप से करेंगे। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिएगा लिखा है दर्शाइए कि संख्या 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना। तो इसको कैसा करें, यहाँ पर मान लें कि यह परिमेय संख्या है, इस टाइप से यहाँ पर विरोधाभास से इसको सिद्ध करना है, अपोजिट कथन लेकर के। तो यहाँ लिख देंगे माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या मान ली भाई आपने, बताइए, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है ना। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए P/Q बराबर 3√2 यहाँ लिख देंगे, जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, है ना, इसके रूप में लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर अगर हम 3 का पक्षांतर इस साइड करते हैं, इस साइड, तो 3 यहाँ गुणा में है, इस साइड आकर के यहाँ बटे में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा सिंपल P/Q। तो लिखा है 3 यहाँ आ गया तो हो जाएगा P/3Q बराबर √2। अब ये देखिएगा यहाँ पर P और Q क्या है, P व Q क्या है, यहाँ पर लिख दें आप P व Q पूर्णांक है, P व Q क्या है, पूर्णांक है, ठीक है क्या ना। ये अपन ने क्या लिखा, पूर्णांक है। तो ये देखिए P और Q पूर्णांक है, तो पूर्णांक में 3 का गुणा करेंगे तो भी ये क्या बनेगा, पूर्णांक ही बनेगा ना। तो यानी स्पष्ट है कि ये वाला भाग परिमेय संख्या कहलाएगी, ये वाला भाग कौन सी संख्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। और ये तो सबको स्पष्ट दिख रहा है कि ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये कौन सी संख्या, √2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और बीच में क्या लगा हुआ है, बराबर। तो ये कभी सत्य हो सकता है क्या, ये कभी भी सत्य नहीं है ना। यहाँ लिखेंगे जो कि सत्य नहीं है, मतलब ये जो हमने परिकल्पना ली है, ये जो लिए थे, ये भी अब असत्य हो जाएगी। तो हम कहेंगे अतः परिकल्पना असत्य है, अतः परिकल्पना जो आपने माने हैं, क्या माने शुरू में, ये परिमेय संख्या है ना, तो अतः परिकल्पना असत्य है, ठीक है। अब जब परिकल्पना असत्य है तो इसलिए 3√2 एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस टाइप से आपको लिखना है, क्योंकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कभी हो ही नहीं सकती, है ना। तो इस टाइप से आपको इसको हल करना है। सेम ये वाला सवाल है, ऐसे ही सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी आपको वैसे ही मानना पड़ेगा। यहाँ लिखिए माना 5 माइनस √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या मान ली अपन ने, परिमेय संख्या। सेम करना है, इसको समझ लीजिए, परिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा, इसलिए इसको आपने मान लेना है कि P/Q के बराबर, यानी 5 माइनस √3 बराबर P/Q, जहाँ P और Q क्या है,
पी व क्यू पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है, पूर्णांक है और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये परिमेय संख्या की परिभाषा में होता है। अब यहाँ आपको ऐसा करना है, कैसा करना है कि जो रूट वाली संख्या वो एक साइड हो जाए और बिना रूट की संख्या एक साइड हो जाए। तो बिना रूट में ये है और ये है, तो इसका यहाँ पक्षांतर कर दे रहे हैं, 5 को अपनी जगह पर लिखे रहने दे रहे हैं, इसका पक्षांतर यहाँ कर रहे हैं, किसका? p बटे क्यू का। तो माइनस पी बटे क्यू यहाँ आ गया, प्लस का यहाँ आके माइनस में हो गया, और √3 इस साइड जाएगा तो √3 प्लस का हो गया। अब इसको आपको हल करना है सिंपल। तो इन दोनों, ये इसके नीचे कुछ नहीं तो बटे में आप 1 मान सकते हो। एलसीएम आ गया इन a कर q का q, इसका गुणा किए तो कितना हो जाएगा? 5q, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? p माइनस का p। ठीक है ये। अब यहाँ देखिए √3। अब इसको आपको समझना है कि ये कितना आया। पी क्यू क्या है? पूर्णांक है, तो पूर्णांक में पूर्णांक का गुणा करेंगे पूर्णांक बनेगा, और पूर्णांक में एक पूर्णांक कोई को भी घटाएं किसी पूर्णांक को तो ये पूर्णांक ही बन जाएगा, और बटे में ये भी पूर्णांक है। तो ऐसी स्थिति में ये क्या संख्या बन जाएगी? ये स्वाभाविक है कि एक परिमेय संख्या होगी, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ साइड में लिख दीजिएगा, चूँकि 5q माइनस p बटे q पूर्णांक है, पूर्णांक है ना। तो ये वाली जो संख्या बन जाएगी फाइनली ये परिमेय संख्या बनेगी, है ना। यानी ये वाली संख्या कौन सी बन गई? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और √3 कौन सी संख्या है? आप देख ही रहे हैं, ये √2, √3, √5 है ना, जिनका वर्गमूल नहीं निकल पाता है और रूट के अंदर है, तो वो सभी अपरिमेय संख्या बन जाती हैं, यानी ये अपरिमेय संख्या है। तो ये परिमेय और अपरिमेय संख्या कभी बराबर हो सकती हैं क्या? नहीं हो सकती। तो यह कहीं यहाँ पर लिख देंगे, जो कि क्या है? जो संभव नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है, इसलिए परिकल्पना असत्य है। जैसे अभी अपन ने उस सवाल में किया था, परिकल्पना क्या हो गई? असत्य है। अब जब परिकल्पना असत्य है तो जो माने थे अपन ने कि ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय ना होकर के क्या बन गई? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ लिखेंगे अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप से एक सवाल जरूर आएगा, है ना, अपरिमेय संख्या है। ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। यहाँ देखिए लिखा है संख्या 144 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो। तो इसको कुछ नहीं करना है आपको, ये तो बनता ही होगा। ऐसा लिखिएगा 144। अब इसमें भाई भाग देते जाइएगा 2 से, है ना, फिर सबसे ऐसा जब तक जाता जाए तब तक। इस टाइप से आप इसका क्या निकाल लेंगे? गुणनखंड। 2 का भाग दिए 72 आए, फिर 2 का भाग दिए 36, फिर इसमें 2 का भाग दिए 18, इस टाइप से। और यहाँ लिख देना है कि 144 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, इस टाइप से, है ना। तो ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिए। अभी 6वां सवाल देखिएगा, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का कथन लिखिए। तो इस टाइप से कथन लिख दीजिएगा कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, किया जा सकता है, और यह गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों का यह गुणनखंड आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, यानी क्रम को महत्व न दिया जाए तो यह गुणनखंड अद्वितीय होता है, ठीक है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पर देखिएगा, इसको व्यक्त करना है गुणनखंडों की, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में 5005 को। तो यहाँ पहले 5 ही का भाग जाएगा ना, तो 5 का दिए, फिर इसमें 7 का जाएगा, ध्यान रखना 7 का भाग जाएगा, 143 आएगा, फिर 11 का जाएगा, 13 आएगा, 13 का भाग दिए तो 1 आ गया। तो इसको आपने ऐसा व्यक्त कर दिया, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में, है ना। अब यहाँ देखिएगा, ये 8वां सवाल, इसमें फिर वैसे ही सेम है कि एलसीएम दोनों संख्या का दिया है। एलसीएम दिया है 2691 का 182, और एचसीएफ 2691 का पूछा है। फिर वही सूत्र लगेगा, एचसीएफ गुणित एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। क्या पूछा है प्यारे विद्यार्थियों? एचसीएफ। तो एचसीएफ नहीं मालूम, एचसीएफ ही लिखे रहने दिए। एलसीएम का मान कितना दिया है? 182, तो इसकी जगह पर 182 लिख दिए। पहली संख्या 26, दूसरी संख्या कितनी? 91, दूसरी संख्या ये, ठीक है, ये लिख दिए।
अब यहाँ पर क्या निकालना है, HCF, तो लिख दिए आपने HCF, लेकिन काय का HCF निकालना है, 26 91 का, तो कोष्टक में 26 और 91 लिख दिए। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ से इस लाइन पे देखिएगा, इस लाइन पे ये पक्षांतर करेंगे तो 182 कहाँ जाएगा, इसके बटे में गया, तो 182 इसके बटे में चला गया। अब इसको आप 13 से काट सकते हैं, हम डायरेक्ट 26 से काट दिए, 26 से इसमें काटे तो 7 बार भाग जाएगा, तो ऊपर बचे 91, नीचे 7, अब 7 से और कट गया, 7 और 13 7 91, 13 आ गया, तो ये हो गया, क्या निकल आया इसका, HCF निकल आया, आंसर हो गया। अब इसके बाद देखते हैं ये 9वां सवाल। ये 9वां सवाल कुछ ऐसा है कि संख्या 6 और 20 का HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है, HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है ना। तो आपको यहाँ पर अलग अलग गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि से कर दीजिएगा। यहाँ पर लिखेंगे अपन 6, ऐसे करके 6 लिखिएगा, 6 में 2 का भाग जाएगा ना, 2 3 6, फिर 3 का ही जाएगा, 3 एकम 3, और यहाँ पर करना है आपको 20 का, ये तो ये 20 का 2 से जाएगा, 2 10 आया, फिर 2 का और गया 5 आया, फिर 5 का ही जाएगा 1। ठीक है, अब आपको लिखना है, क्या लिखना है कि 6 बराबर, इसी के नीचे लिख सकते हैं, 6 बराबर कितना, 2 गुणित 3, 2 गुणित 3, और 20 बराबर है ना, 20 बराबर कितना आ जाएगा, 2 गुणित 2 गुणित 5। अब आपको पहले क्या निकालने के लिए कहा, HCF, तो हम यहाँ कहेंगे HCF, किसका HCF निकालना है, 6 और 20 का, ये बराबर। HCF ऐसे निकालते हैं, HCF यानी बड़ा से बड़ा, हायर कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, बड़ा से बड़ा अपवर्तक। तो देखिए सबसे बड़ा क्या है, 5 है, पर समान भी होना चाहिए, तो 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 5 नहीं लिखेंगे। फिर दूसरा स्थान लगता है 3, तो 3 यहाँ भी है और यहाँ नहीं है, 3 नहीं लिख पाएंगे। फिर लिखेंगे 2, तो ये वाला 2 यहाँ है, यहाँ भी है, तो ये 2 लिख दिए हमने। फिर सेकेंड वाला 2 देखें, यहाँ है तो यहाँ नहीं है, इसलिए HCF तो मात्र निकलेगा इसका 2, है ना। अब LCM कैसे निकालेंगे, LCM है ना, LCM 6 20 का, तो LCM का मतलब होता है लोअर, मतलब लघुत्तम समापवर्त्य, है ना, छोटा से छोटा अपवर्त्य। तो यहाँ कैसे करेंगे कि किसी एक के गुणनखंड को आप पूरा लिख दीजिए, ये जो बड़ी संख्या है इसका गुणनखंड पूरा लिख दें, 2 गुणित 2 गुणित 5 पूरा लिख दिए। अब बात आती है इसको लिखने की, तो यहाँ देख रहे हैं 2, तो 2 तो एक बार लिख गया है, रिपीट नहीं करना, एक बार जो लिख गया उसको दोबारा नहीं करना है, तो ये 2 यहाँ लिख गया, नहीं लिखेंगे। फिर देखें 3, तो 3 अभी नहीं लिखा, तो 3 को आप यहाँ लिख दें। अब इसका आपको गुणा कर देना है, सिंपल, तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 तिया 60, है ना। तो ये हो गया LCM, तो एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। ठीक है, ऐसे आंसर लिख दीजिएगा। अब देखिएगा ये अगला सवाल, क्या संख्या 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होती है जहां n एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो मैं थोड़ी यहाँ पर पहले कर दिया हूँ क्योंकि वीडियो में बहुत टाइम लग रहा है, तो लिखेंगे माना 4 की घात n संख्या 0 पर समाप्त होती है, ये अपन ने मान लिया, और जहाँ n प्राकृत संख्या है, 0 पर समाप्त होती है, तो 0 जिस संख्या में आता है, जैसे 10 है 20 है, वो संख्या 5 से विभाजित हो ही जाती है। जिस संख्या में 0 आता है वह संख्या 5 से विभाजित हो ही जाती है। तो हमने क्या मान लिया कि यह संख्या 0 पर समाप्त होती है, यानी यह अर्थ ये निकल आया कि 4 की घात n संख्या 5 से विभाज्य होगी, क्योंकि 0 पर समाप्त हो रही है। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 4 की घात n, लेकिन हम 4 की घात n को कैसा लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणित 2, घात n लगी है तो यहाँ भी लगा दें, और ये जो घात है इसमें भी आएगी इसमें भी आएगी, तो लिख दिए 2 की घात n 2 की घात n। अब बताइए कि ये जो भी संख्या है उसमें 2 तो आया है, 2 आया है ना। अब बताइए कि ऐसी कोई संख्या है क्या कि जो 5 से कटती है ना, और 5 से कट रही है, 5 से कट रही है तो 5 उसमें 2 का गुणनखंड भी आ रहा हो,
तो जबकि यही मतलब हुआ ना कि दो संख्या, जबकि दो संख्या 5 का कोई गुणनखंड है होता ही नहीं है, यानी 5 में 2 का भाग जाता ही नहीं है। तो इसलिए संख्या 4 की घात n जो है 0 पर समाप्त नहीं होगी, ऐसा आपको लिखना है। अब देखिए सेम इसी प्रकार के एक और सवाल है कि 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF एलसीएम दोनों ज्ञात करें। तो आपने 6 के ऐसे गुणनखंड निकाले तो बनता है 72 के ऐसे निकालिए, है ना, इस टाइप से गुणनखंड, और 120 के ऐसे, और इनको आपको ये जो गुणनखंड निकले हैं यहाँ पर ऐसे लिखिए। 6 बराबर 2 गुणित 3, 72 बराबर ये जो गुणनखंड आए हैं ये 2 गुणित 2 गुणित 2 3 गुणित 3 ये लिख दिए। फिर इसी प्रकार 120 के गुणनखंड ये लिखिए। अब बात आती है कि HCF कैसे निकाला जाए। तो HCF वैसा ही जो हम अभी बताए थे ना, जैसा कि सबसे बड़ा क्या है HCF यानी हायर कॉमन फैक्टर, महत्तम समवर्तक। तो बड़ा से बड़ा अपवर्तक क्या है, देखिए 5 है, तो 5 और समान भी होना चाहिए, बड़ा से बड़ा समान अपवर्तक। तो 5 यहाँ है पर यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो 5 नहीं लिखेंगे। फिर अगला अंक आता है 3, तो 3 यहाँ है और यहाँ भी है, तो आप 3 लिख दिए, ठीक है। फिर 3 ये लिख दिया अपन ने, है ना, ये 3 ये। फिर अगला अंक देखते हैं, अगला अंक देखते हैं यहाँ पर क्या है, ये सेकंड 3, तो सेकंड 3 इसमें है पर इसमें नहीं है, ये इसमें भी नहीं है तो नहीं लिखेंगे, सेकंड 3 नहीं लिखेंगे। फिर 2 लिखते हैं ये वाला, तो 2 यहाँ है और यहाँ भी है, तो 2 भी यहाँ आ गया, ठीक है। अब तो भाई ये वाला 2 यहाँ है तो यहाँ मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, ये यहाँ मिल रहा है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो बस 3 दूनी 6 ये आ गया, सीधे सी बात, सिंपल। अब LCM कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखें LCM किसका निकालना है, इन्हीं का, 6, 72 है ना, और 120 इन्हीं का। तो कैसे निकालने के लिए हमने कहा कि बड़ा वाला कोई भी गुणनखंड जो आया है उसको पूरा आपको लिख देना है। तो पूरा आपको लिख देना है, यानी 2 ये पूरा लिख दें, सेम लिख दीजिए, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5, ये बात। अब अगला लिखना है इसको, है ना, पर जो इसमें लिख गया है और यहाँ मिल रहा है तो उसको रिपीट नहीं करना। तो देखिए 2 यहाँ है, यहाँ भी है, नहीं करेंगे रिपीट। फिर ये वाला 2 सेकेंड वाला यहाँ है, यहाँ भी मिल गया, ये थर्ड वाला यहाँ है, यहाँ भी मिल गया, फिर 3 यहाँ है, यहाँ भी मिल गया, और ये वाला 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो इस 3 को आपको लिख देना है, ये इसका काम पूरा हो गया। फिर यहाँ देखते हैं, ये 2 यहाँ लिख गया, 3 यहाँ लिख गया, बस हो गया। अब आपको इसका गुणा कर देना है, तो कैसे कर देंगे, 2 का 2 में गुणा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 8 तिया 24, और 24 में 5 का गुणा कर देना है ना। यहाँ तक कितना आ गया था, 24, है ना, तो 24 में आपको गुणा कर देना है 5 का, तो 5 चौके हो गए 20 की शून्य, हंसलाई 2 5, और 2 नी 10 और 2 12 हो गए 120, यहाँ तक हुआ। 120 में फिर 3 का आपको गुणा कर देना है, 3 का गुणा कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 12 तिया 36 और ये वाला 0, ये आंसर हो गया, है ना। एक आंसर ये, एक आंसर ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, लिखा है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये √3 हो या √2 हो या √5 हो, एक ही मेथड से सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं, ये थोड़ी सा अलग होता है। देखिए इसको कैसे करेंगे, है विरोधाभास वाली विधि ये भी रहेगी। इसको हम लिखेंगे माना, कैसे लिखेंगे, माना ये कौन सी संख्या बताया गया, परिमेय संख्या सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय तो है, इसी को सिद्ध करना है, ठीक है, कि √3 एक अपरिमेय संख्या। तो इसका उल्टा मानना है आपको, माना √3 एक परिमेय संख्या, कौन सी संख्या मान ली अपन ने, परिमेय संख्या। तो जब परिमेय संख्या मान ली गई है, इसको मान ली अपन ने, तो इसलिए इसको आप P/Q या A/B के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी √3 को आप A/B के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ A और B क्या है, पूर्णांक है, जहाँ A व B है ना पूर्णांक है, और जो नीचे की संख्या B है वो ≠ 0 के बराबर है, 0 के बराबर नहीं है। और यहाँ पर
इन दोनों का कोई भी सार्वभाजक नहीं है। ये अपन मान करके चल रहे हैं कि ए व बी का कोई सार्वभाजक नहीं, ये चीज़ मान के चल रहे हैं, कोई सार्वभाजक नहीं। सार्वभाजक समझते ना आप, यानी कि ऐसी कोई संख्या नहीं है जो ए से भी जिसका ए में भी भाग चला जाए और बी में भी भाग चला जाए, है ना, इस टाइप से। अब इसको हम आगे हल करते हैं, तो भाई इसका यहाँ गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा, तो बी यहाँ जाएगा तो हो जाएगा b√3 बराबर ए हो गया। अच्छा, अब इसका हम दोनों पक्षों में अगर वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग, क्योंकि रूट हटाना है तो यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग कर दे रहे हैं, तो यहाँ लिखते हैं वर्ग करने पर। ठीक है, तो वर्ग करने पर तो इसका वर्गमूल तो हट जाएगा, यहाँ b रहेगा, b का वर्ग, और इसका रूट हट गया, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ क्या बचेगा, 3 बस बचेगा ये वाला, तो 3 यहाँ लिख दिए और यहाँ हो गया a²। तो यहाँ ये मतलब हुआ, जो मैं आपको बताऊं कि जैसे यहाँ पर बता रहा हूँ, ये देखिएगा, जैसे यहाँ लिखा है 12 और 12 बराबर लिखा है 3 गुणित 4, तो 12 में 3 का भी भाग जा रहा है और 4 का भी भाग जा रहा है, या ऐसा कह सकते हैं कि 12 में 3 का भाग 4 बार जा रहा है ना, या 4 का भाग 3 बार जा रहा है 12 में। तो यहाँ पर हमको ये पता चल गया कि a² का भाग a² में b² का भाग जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि a² 3 से विभाज्य है। यहाँ हम लिख देंगे कि a² कैसे 3 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। क्यों विभाज्य है, क्योंकि a बराबर 3b के लिखा है, यानी 3 इसका गुणनखंड है a² का एक प्रकार से, है ना, तो 3 से विभाज्य है। अच्छा, जब a² 3 से विभाज्य तो a भी 3 से विभाज्य होगा, ये रूल्स होता है ना, तो इसलिए a भी 3 से विभाज्य होगा। और जब 3 से विभाज्य होगा a, तो कुछ मान सकते हैं अपन उसको। कैसे मान सकते हैं कि माना कितने बार कटता है, तो माना 3 बार कटता है, तो इस टाइप से है 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो कुछ संख्या मान लेंगे, c मान लेंगे, तो माना c बार कटता है, तो हम लिख दिए a बराबर 3c, है ना, यानी a में 3 का भाग c बार जाता है, c जहाँ पूर्णांक है, यहाँ लिख देंगे c पूर्णांक है। इस टाइप से एक मेथड है इस प्रकार से। तो ये जो है ना, ये मान आपको समीकरण 1 में भरना है। समीकरण 1 कौन सा हो गया, ये जो बना है ये इसको आप डाल दीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है ना, और डिटेल में इसका वीडियो इस अध्याय में हमने जब पढ़ाए तो इसमें बताए भी है ना। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में a बराबर 3c रखने पर, ठीक है, 3c रखने पर, तो यहाँ पर a की जगह पर 3c रखिएगा यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखें कि 3b² तो लिखा है, a की जगह पर आपने लिख दिया 3c और स्क्वायर लगा है, तो कितना हो जाएगा, ये 3b² बराबर 3 का वर्ग 9 हो गया और c², इस टाइप से हो गया ना। तो यह 3 का भाग दोनों पक्षों में चला जाएगा, तो 3 एकम 3 3 त्रिका 9, यानी b² बराबर कितना हो जाएगा, 3c²। तो यहाँ से ये पता चल गया कि b² 3 से विभाज्य है, तो यहाँ लिखेंगे b² 3 से विभाज्य 3 से विभाज्य, तो इसलिए b भी 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। और जब 3 से विभाज्य होगा तो क्या पता चला, अभी आपने यहाँ पर कहा b 3 से विभाज्य, ये देखिए, और यहाँ अभी हमने लिखा था कि a 3 से विभाज्य है, तो 3a और b दोनों का सार्वभाजक है ना। तो यहाँ थोड़ी मैं छोटे से लिख रहा हूँ, अतः a व b का सार्वभाजक 3 है, सार्वभाजक 3 है। अब जब सार्वभाजक है तो आपने शुरू में क्या माना था, कोई सार्वभाजक नहीं। तो अब इसके बाद आपको थोड़ी सा लिखना है, कैसा लिख लीजिएगा, यहाँ पर ऐसा लिखना है आपको, यह परिकल्पना के विरुद्ध है, परिकल्पना के
विरुद्ध है, विरुद्ध है। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा आपको आखिरी में लिख देना, अपरिमेय संख्या है, इस टाइप से, ठीक है ना। ये मतलब इतना करने के बाद ये आपको लिख देना, ठीक है। अब इसके बाद प्यारे विद्यार्थी, ये जो सवाल है ना, ये वाला तीसरा सवाल, इसे स्वयं कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये इसमें क्या पूछा, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो प्यारे विद्यार्थी, आशा है कि आपने अध्याय 1 के इन सभी प्रश्नों को अच्छे से सीख ही लिए होंगे और आपसे बनने लगे होंगे। तो आपसे इतने प्रश्न बनने लगे तो समझ लीजिए अध्याय का आपका कंप्लीट हो गया, और आपके प्रश्न पत्र में जो भी प्रश्न आएंगे वो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, बहुत अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। आगे भी उपयोगी वीडियो मिल सके इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल की प्लेलिस्ट पर देखिएगा, पूरी मैथ्स हमने कंप्लीट करा दी है और लगातार हम आपको वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं, और आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। कमेंट कीजिएगा जल्दी से कि आपको किस चैप्टर में ज़्यादा परेशानी जाती है, तो उस चैप्टर का मैं और जल्दी से वीडियो आपको अभी उपलब्ध करा दूंगा। थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो पर। बाय, जय हिंद।